नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर एंड कंपनी। तो ओरेंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड जो एक ग्रीन पावर के नाम से ही आपको पता चल गया कि कंपनी एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का अगर मैं वेबसाइट विजिट करूं तो आपको कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और कंपनी बेसिकली अगर मैं विंड प्रोजेक्ट के वेबसाइट के ऊपर विजिट करूं तो डिटेल्स में आपको कुछ चीज़ें दिखेगा। जैसे कंपनी से 10.5 मेगावाट इंस्टॉलेशन कर चुके हैं और वो भी कहाँ पे, यूरोप में। तो बिजनेस जो है टोटल जो यहाँ पे देखिए, विद द टोटल नियरली 402.3 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट, आवर विंड फार्म्स आर लोकेटेड बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में ही कंपनी 402.3 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी चला रहा है और बाकी आउट ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी 10.5 मेगावाट का टोटल जो प्रोजेक्ट है वो यूरोप्स में देखने को मिलेगा। तो सोचने वाला बात ये है कि इस सेक्टर में, विंड प्रोजेक्ट के सेक्टर में सुजलॉन सबसे पुराना कंपनी है। क्या उस हिसाब से क्या इस कंपनी आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि विंड प्रोजेक्ट सिर्फ अ, मतलब ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी नहीं कर रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे कंपनीज है, टाटा पावर भी है, अदानी भी है। तो इस तरीके से बड़े प्लेयर इस सेक्टर के ऊपर है। क्या इस छोटे कंपनी, इतनी छोटे कंपनी क्या टिक पाएंगे जिसका मार्केट कैप सिर्फ 2300 करोड़ के आसपास है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट अभी जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस रखे हैं फ्यूचर में जीरो, मतलब पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब पॉल्यूशंस को जीरो करने के लिए, एकदम ना के बराबर करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसीलिए विंड प्रोजेक्ट का भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है और विंड प्रोजेक्ट हर जगह पे दिखेगा। जैसे देखिए, आप बाहर की कंट्री में जाएंगे, यूरोप, स्विट्जरलैंड, इस तरीके से कंट्रीज में जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विंड प्रोजेक्ट दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे 80 to 90% पावर जनरेट होते हैं विंड प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो इंडिया में भी वो पोटेंशियल है, क्योंकि विंड प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी एरिया में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो समुद्री एरिया है उस जगह पे आपको दिखने को मिलेगा। तो इंडिया में तो दोनों ही एरिया आपको कवर होने के लिए बहुत जगह इस तरीके से लोकेटेड दिखेगा। तो इसीलिए इस कंपनी आंध्र प्रदेश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि उसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी बिजनेस तो कर रहे हैं, जियोग्राफिकली देखा तो इंडिया में 94% और अदर्स में 6%। तो क्या सही में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है? अभी देखिए, ग्रोथ के बारे में बात करूं तो मुझे परफॉर्मेंस तो दिखा, अगर कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। जैसे देखिए, कंपनी का डेप्थ मान 1% के आसपास है, तो ये सबसे पहले एक वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि छोटे कंपनी के ऊपर डेप्थ ज्यादा होना बहुत बड़ा खतरे के सिचुएशन दिखाते हैं। क्योंकि आज मान के चलिए बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, जिसको प्रोडक्ट बहुत सप्लाई दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, कल जाकर वो पैसा देना लेट करे तो जो बैंक से जो लोन लिया गया, वो बैंक वाला तो आपको ये नहीं कहेंगे कि चलो आपका पैसा नहीं आया तो मुझे लोन का इंटरेस्ट कम बाद में देना, ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है किसी भी छोटे कंपनी के लिए। और सबसे बड़ी बात है कंपनी की, जो हाथ में कैश कैश कितना है, 229 करोड़। और टोटल कंपनी प्रॉफिट कितना किया, 33 करोड़। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करो, कंपनी सेल्स को देखिए लगातार एक रेंज के हिसाब से रखा और इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल भी किया 122 करोड़ के आसपास। और उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को बहुत कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला 75 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले, इस बात को आपको याद रखना है। बाकी कुछ पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना है कि कंपनी में अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुए और इस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के कारण कंपनी में आगे चल के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी धीरे-धीरे करके इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा ट्रस्ट बना रहा है, क्योंकि एफएस के पास तो कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था। इस बार 0.20% के आसपास होल्डिंग रखा। हाँ, डीएस के पास ज़्यादा था, वो होल्डिंग्स को बेचे, उसके पीछे रीज़न मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर ने भी कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे बेचा। देखिए, जब कंपनी के खुद का प्रोमोटर माल बेचकर भाग रहा है और कंपनी के पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, उस कंपनी के ऊपर आपको रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। मतलब आप सोच ही लिया है कि मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, तो बहुत हाई रिस्क कंपनी है, तो सोच समझ के काम करिएगा। मैं हमेशा एक चीज आपको बोलता हूँ कि आप निवेश करिए, आपके मन में है तो निवेश जरूर करिए,
मगर एक बात आप याद रखना, इस बात को भूलना मत, किसी भी एक कंपनी के ऊपर कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेकार हो, 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो में 5% का लॉस होगा, अगर मान लेता हूँ कंपनी कल जाकर जीरो भी हो जाए, तो आपको 5% ही लॉस होगा। 1 लाख रुपया लेकर टोटल मार्केट में आए थे, तो 5% मतलब 5,000 रुपया लगाए थे, तो 5,000 रुपया जीरो होगा, कोई बात नहीं। बाकी कंपनीज में तो प्रॉफिट होगा ना। तो एक रिकवरी होने का चांसेस होगा। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपया में आप 80,000 रुपया सिर्फ इसी कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया। ऐसे बहुत लोग गलती करते हैं, ऐसे प्लीज मत करिए। तो कंपनीज के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए। आपका पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर से स्टॉक को पिक करिए, जहाँ पे आपको एक बैलेंस मेंटेन हो और आपको हमेशा प्रॉफिट में रहे आप। तो ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी आपको अलग लेवल का दिखेगा। इतना शानदार डिलीवरी क्यों हुआ, वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक पैटर्न बना था, इसको कहा जाता है फ्लैग विथ फ्लैग विथ पूल जैसे पैटर्न। तो इसको पूल कहा जाता है और इसको फ्लैग कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्लैग विथ पूल पैटर्न क्रिएट हुआ। और मैंने मैंने आपको ये भी मेंशन किया, जब भी इस फ्लैग को ब्रेकआउट करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सर मोमेंटम तो हुआ, तो कितना दूर तक टारगेट ले सकते हैं। देखिए, आप प्रीवियस जो स्विंग हाई है उस लेवल तक आप देख सकते हैं। तो पहले स्विंग हाई कहाँ पे था, अराउंड 20 रुपीज के आसपास। तो 20 रुपीज तक अगर मार्किंग करूँ तो एंटी लेवल से 30% का रिटर्न मिला। अभी नेक्स्ट स्विंग हाई इसका लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 26 के आसपास। तो इस लेवल तक जाने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ और वॉल्यूम तो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब एक अपर साइड मोमेंटम जाने के लिए कोशिश करेगा। तो आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर निवेश करूं अभी, अभी के ट्रेडिंग के लिए बाई करूं। देखिए, ट्रेडिंग के लिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में है। हाँ, अगर आप मुझे कहेंगे कि सर इस सिचुएशन में अगर आप देखते तो क्या करते, मैं कभी भी बाई नहीं करता, कभी भी। क्योंकि इतनी छोटे टारगेट के लिए मैं क्यों बाई करूं, मुझे फंसना नहीं है यहाँ पे। मुझे अगर पैसा फंसाना ही था तो यहाँ पे मैं फंसा लेते। तो कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के बारे में एक बार स्टडी करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कैम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली, आप सभी जानते हैं मॉर्गन स्टैनली यूएस के कितने बड़े कंपनी है। गोल्डमैन सेच, देखिए गोल्डमैन सेच यूएस का सबसे बड़ा एक ट्रस्टेड मतलब स्टॉक ब्रोकिंग, सॉरी ब्रोकिंग नहीं, ब्रोकिंग तो है ही, साथ ही साथ एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो इसके ऊपर मैंने एक हफ्ते में संडे के दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, सैटरडे संडे में आपको वीडियो मिलेगा। गोल्डमैन सेच ने कुछ कंपनी को चूज किया जो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बन सकता है। तो मैंने उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा, जाकर संडे के दिन जरूर देखना, बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। तो एंड आदर्श कंपनी ने क्या किया, बाई का रिकमेंडेशन किया, किसके ऊपर, कैम्स के ऊपर। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि कैम्स के ऊपर बाई क्यों दिया गया। सबसे पहले मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट में अगर आप इसी सेक्टर में बीएससी को देखेंगे, एनएससी को देखेंगे, सॉरी एनएससी तो लिस्टिंग नहीं है, वापस जाता हूँ, बीएससी को देखेंगे, एम6 को देखेंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे सीडीएसएल को देखेंगे, तो ये सारे कंपनीज में एक धमाका हो चुके हैं। सिर्फ कैम्स में उतना धमाका नहीं हुआ जितनी इसका रिलेटेड कंपनी के धमाका हुआ था। इसका इसका रिलेटेड कंपनीज के धमाका हो चुके हैं। तो कम कैम्स के ऊपर एक अच्छा खासा एक एंटी लेवल्स बना, जो एंटी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बना, कब, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़े और इस लेवल तक जाए तो ऑलमोस्ट 24% के आसपास टारगेट बन सकता है। तभी क्वेश्चन यहाँ पे यह आएगा कि क्या इसी की वजह से कंपनी के ऊपर बाइंग दिया गया। देखिए शायद मुझे लगता है सिचुएशन कुछ उसी तरीके से, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, एक नजरिया आप डालेंगे तो लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, लाइफ टाइम हाई पे 4,000 के आसपास। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वो रीबैक किया, अगर पैटर्न को देखेंगे तो कुछ यू जैसे पैटर्न्स बनता है। इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स बनता है तो वो हायर लेवल तक जरूर अचीव करेगा। तो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। आप किस तरीके से इस कंपनी को सोच रहे हैं जरूर कमेंट्स करना। और कैम्स के ऊपर मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार लेवल का वॉल्यूम देखने को मिला। और पिछले दिनों में तो सारे हद पार कर दिए, 93% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला। तो अलग लेवल का बाई किया गया और एक्चुअली अलग लेवल का डिलीवरी उठाया गया। तो कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीमार्ट। देखिए डीमार्ट के बारे में सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए डीमार्ट हमेशा कहा जाता है कि रिलायंस डीमार्ट को बर्बाद कर देंगे, रिलायंस डीमार्ट को खत्म कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि डीमार्ट खत्म होने होने वाला है।
क्योंकि डीमार्ट के ऊपर जिस व्यक्ति का हाथ है वो है राधा किशन दमानी जी। राधा किशन दमानी जी एक ऐसे पर्सन है, मान लेता हूँ दोनों ही मारवाड़ी फैमिली से है, दोनों ही गुजराती फैमिली से है। तो रिलायंस भी गुजराती फैमिली से है और डीमार्ट के फाउंडर भी गुजराती फैमिली से है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही फैमिली से है तो दोनों में तो कांटे के टक्कर चलते रहेंगे। तो फिर भी डीमार्ट और रिलायंस के अगर कंपैरिजन करूँ तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि रिलायंस रिटेल का मार्केट कैप है 1,62,000 करोड़ के आसपास। तो और डीमार्ट का टोटल मार्केट रेवेन्यूज़ का कितना है, सॉरी मार्केट कैप नहीं, रेवेन्यूज़ कितना है 24,600 करोड़ के आसपास। तो कितना अंतर है आप देख लीजिए। 4 गुना नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट 7 गुना ज़्यादा बड़ा है, 7 गुना ज़्यादा रेवेन्यूज़ ज़्यादा हुआ है। मगर एक प्लस पॉइंट है ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगा। EBITDA मार्जिन देखिए, यहाँ पे 9,600 है और डीमार्ट के 2,100 है। मगर एक पॉइंट्स आप नोटिस करिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यूज में। मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो सेल्स का ग्रोथ है ना, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। दोनों में ही सेम टू सेम यहाँ पे सेल्स कर रहा है। तो जो लोग सोच रहा है कि कंपनी बहुत रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है, उसके लिए मैं बता दूं, मान लेता हूँ आपकी बात सही भी है, रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है। फिर भी जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है ना, जिस तरीके से डिमांड का ग्रोथ हो रहा है, वो आगे चल के एक बड़ा धमाका फिर से एक बार दिखा सकते हैं। तो देखिए कंपनी के जो स्टोर्स है, 212 को टोटल स्टोर्स है डीमार्ट का, और रिलायंस रिटेल का टोटल 10,644 स्टोर्स है। तो नंबर ऑफ स्टोर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा दिखने को मिला। अगर सेम टू सेम स्टोर होता तो कंपनी का रेवेन्यू मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा ग्रोथ हो पाते। तो बाकी अ, सोचिए आप इस दोनों कंपनी से किसको प्रेफर करेंगे। तो रिलायंस रिटेल तो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, सिर्फ डीमार्ट ही लिस्टिंग है। तो अगर आपको रिटेल सेक्टर के ऊपर निवेश करना ही है तो डीमार्ट को चूज करना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, ऐसे नहीं कि मैं आपको मतलब डीमार्ट के ऊपर आपको प्रमोशन कर रहा हूँ कि चलो कल जाकर डीमार्ट को बाय कर लेना। ये मेरे कोई भी ऐसे आज तक मैंने जितने वीडियो बनाया, कभी भी आपको किसी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं। कि दो कारण की वजह से, पहली बात, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के साथ काम करिए, उसके ऊपर रिसर्च करके काम करिए। दूसरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मेरा चैनल मतलब मुझे इस चैनल से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ मैं जाऊँगा तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपके साथ जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और आपको मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आप एक बार प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक लाइक भी करें। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ डीमार्ट के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के ऊपर आपको कभी भी सेल्स में कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। इतना खराब सिचुएशन में भी कंपनी सेल्स में लगातार मतलब ग्रोथ देखने को मिला, 10,000 से 12,000 तक देखने को मिले, और एक्सपेंस भी कंट्रोल रखा, और उसके बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, मगर एक बड़ा वीकनेस पॉइंट है कंपनी का पी रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 100 के आसपास है। मतलब ₹1 कमाने के लिए ₹100 देना, ये किसी का मतलब मेरे हिसाब से तो बेकार पॉइंट्स है, क्योंकि इतना बड़ा निवेश, इतना बड़ा रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। तो बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि चलो महंगाई है तो क्या हुआ, कंपनी तो अच्छा है ना, तो सोना ही होते हैं मतलब गोल्ड तो गोल्ड ही होते हैं ना। तो इसके सोचकर अगर ना काम करें तो ऑब्वियसली ऑल इज गुड, तो आपके हिसाब से करिए। तो कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो डीमार्ट के ऊपर जो डीमार्ट के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने का तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है इस तरीके से रिवर्सल करके शोल्डर क्रिएट करेगा, छोटा सा एक शोल्डर क्रिएट करेगा, उसको एज ए कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई लोअर साइड के शोल्डर के ऊपर कोई भी अपर साइड में शोल्डर क्लोजिंग दे, मतलब लोअर साइड बनाए, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है जब ब्रेकआउट करेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। हाँ, मैं जब ट्रेड जरूर लूंगा जब यहाँ पे कंप्लीट होगा, और उसके साथ मेरा तो होल्डिंग भी है, और मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर सोच रखना चाहता हूँ। आपके क्या डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टीएमओ प्रोडक्शंस एच क्यू लिमिटेड। तो टीएमओ प्रोडक्शन एच क्यू लिमिटेड जो एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि 96 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि सर इस तरीके से बेकार कंपनी के ऊपर आप वीडियो क्यों बनाते हैं।
देखिए, बेकार कंपनी के ऊपर मैं भी वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं कोई भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स हमेशा करते रहते हैं कि सर, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर अगर बोनस, स्प्लिट, बायबैक, डिविडेंड आते हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर उस कंपनी को हम लोग अच्छा लगे तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखिए, आपके हिसाब से काम करिए। सिर्फ कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो अपडेट्स एक्चुअली दिसंबर 14 में मतलब 14 तारीख को आपको हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाला है। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक सारे दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।